हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक होगा उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो हमने क्योंकि डेमोग्राफी एंड सेंसस हमारा जो टॉपिक था वो जीके पोर्शन का वो कंप्लीट हो चुका है। सो ये था हमारे पास इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके हमने तीन पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। आज चौथे पार्ट में जो चीज़ें होंगी वो कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो जेके एसएसबी के जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए, बाकी जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सुपरवाइजर का है, फॉरेस्टर का है, पटवारी का है, इन तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ जो होंगी वो हम अपलोड करेंगे इसी टॉपिक पे। तो जो जो टॉपिक्स होंगे वो कवर करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो जो चीज़ें लगी और जनरल साइंस की भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसके जो लेक्चर्स आपको आए 3, उसके बाद कंटिन्यू उनको भी करेंगे साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन आपके लिए। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल को, उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो जो पार्ट थर्ड जो था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। थोड़ा बहुत मैं इसको आपको रिवाइज कर देता हूँ। उसमें हमने जैसे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें 2 चीज़ें देखी थी, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सीटू, ये 2 देखी थी ना। तो इन सीटू वो था जहाँ पे हम एक स्पीशी को कंजर्व करते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में, जिसे हम ऑन सीटू कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। तो ये हम प्रोटेक्टेड होते हैं, चाहे जिसमें नेशनल पार्क होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, सैकेड ग्रूव्स होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे, ये चीज़ें उसमें आती थी। और फिर हमने देखा था कि एक्स सीटू क्या होता है, जब हम एक स्पीशीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट्स के बाहर उनको कंजर्व करते हैं तो उसे एक्स सीटू बोलते हैं, जिसको ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहा जाता था। तो उसमें हमने देखा था बॉटनिकल गार्डन्स आ जाते थे, ज़ूलॉजिकल गार्डन्स हैं, सीड स्टोर्स आते हैं, वो चीज़ें। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कुछ हमारे पास एरियाज़ आ जाते हैं जिसमें जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है या फिर सैकेड ग्रूव्स है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन सीटू में आती हैं। ये किस में आती हैं आपकी? ये आ जाती है इन सीटू में। याद रखना ये किस में आती है? इन सीटू कंजर्वेशन में। कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इन सीटू कंजर्वेशन, कौन सा है? नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ज़ूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने, इन सीटू में कौन आता है और एक्स सीटू में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसी में हम देखते हैं हमारे पास एक है जिस सैकेड ग्रूव्स। देखो ये सैकेड ग्रूव्स किस में आते हैं पता होना चाहिए आपको। ये आते हैं एक्स सीटू में। ये किस में आता है? एक्स सीटू। जिनको हम कंजर्व करते हैं उन स्पीशीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर, तो वो हमारे पास आते हैं सैकेड ग्रूव्स आ जाते हैं। सॉरी ये सैकेड ग्रूव्स जो होते हैं हमारे पास ये इन सीटू में आते हैं, इन सीटू में आते हैं। इनको इनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर हम कंजर्व करते हैं, जिसमें नेशनल पार्क आती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं। ये सारे जो होते हैं हमारे पास ये इन सीटू में आते हैं। सो सैकेड ग्रूव क्या हुआ? सबसे पहले is a traditional method of conservation in which forest, land, natural resources are worshipped by the tribal people। देखो बहुत सारे ट्राइबल पीपल होते हैं, जो कबायली लोग होते हैं, वो बहुत सारे उनके बिलीव्स होते हैं, वो बहुत सारे ट्रीज़ की वर्शिप करते हैं। यहाँ तक कि हिंदुज़म रिलीजन में भी बहुत सारे ट्रीज़ जो होते हैं उन्हें सेक्रेड माना जाता है, जैसे पीपल का है, नीम ट्री है। तो उस लिहाज से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कंजर्व किया जाता है एज ए सेक्रेड, तो दैट्स वाई उनकी वर्शिप की जाती है। तो उस तरह से भी एक बनता है हमारे पास से हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं हमारे ट्रीज़ को। जैसे आपके पास काबू फॉरेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये आपको मिलते हैं केरला के अंदर, गुम्पा फॉरेस्ट आपको अरुणाचल प्रदेश में, शवरन फॉरेस्ट आपको गुजरात में। इनकी काफ़ी ज़्यादा सैकेड वैल्यू है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है हमारी उसको, चाहे वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। अब क्या हुआ? 1960 की बात है, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई तो
लगभग 3 बिलियंस तक इंक्रीज हुई। अफेक्टेड बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा। जो बायोडाइवर्सिटी थी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग थिंग्स थे, उनकी पॉपुलेशन पे इसका काफ़ी असर पड़ा। 1968 में क्या हुआ, फिर यूनेस्को जो थी एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म भी याद रखना, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी याद रखना पेरिस के अंदर है इसके हेडक्वार्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। तो उसने क्या किया, उसने एक बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस की। उस बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इनमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन दोनों को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, हमें इन चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए यूनेस्को ने क्या किया, एक बायोस्फीयर प्रोग्राम लाया, कॉन्फ्रेंस हेल्ड की। फिर क्या हुआ नेक्स्ट, 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे मैप बोलते हैं। तो मैप को कब यूनेस्को ने लॉन्च किया था, 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैप जो था, ये प्रोग्राम था यूनेस्को का। इसका मकसद ये था मैप का कि किस तरह से हम एक बेटर रिलेशनशिप मैन और एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। यानी एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमें क्रिएट करनी है। जैसे हम किसी रिसोर्स को अगर एक बंदा यूज़ कर रहा है, उसका कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको इस तरह से यूज़ करना है कि वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो, सपोज आप फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हो, उसको इस तरह से यूज़ करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्टेड रहे। जैसे आप एक ट्री का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको काट रहे हो, तो आप उसकी जगह पे 10 ट्रीज लगाओ, ताकि वो चीज़ें वो कायम रहे, ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिले। तो उसके लिए उस रिलेशनशिप, बेटर रिलेशनशिप को कायम करने के लिए मैन और एनवायरनमेंट में उसका जो एम था, वो था मैप का एम था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का। देखो बायोस्फीयर, अभी आपको बोला, एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो इस स्पेसिफिकली डिमार्केटेड एरिया होता है विद इन इंटरकनेक्टेड फंक्शंस, जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस होती हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मेंट फॉर द प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी, जहां पे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस बड़े से एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ, देखो, क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर वाज इनिशिएटेड, इसको स्टार्ट किया गया 1975 में। तो ये चीज़ भी याद रखना, कब स्टार्ट हुआ, 1975 में। अब क्या होता है कि रोल क्या होता है बायोस्फीयर का देखो पहला रोल इसका ये है कंजर्वेशन रोल, कि किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है हमारे पास, एनिमल्स है हमारे पास, बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हम बायोस्फीयर के अंदर कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बना के। उसके बाद दूसरा रोल था डेवलपमेंट में, कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ सस्टेनेबल। अब वो डेवलपमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार चीज़ को यूज़ किया तो वो ख़त्म ही हो जाए ना, उसका हमें इस तरह से यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसका बेनिफिट रहे। लॉजिस्टिक रोल है बायोस्फीयर का, हम अपनी रिसर्च जो होती है, मॉनिटरिंग, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बायोस्फीयर के अंदर जोन्स आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से जोन्स हैं, क्या है। देखो बायोस्फीयर जो होते हैं, इसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। तो सबसे पहला जोन आता है, उसे हम बोलते हैं कोर जोन। उसके बाद आता है दूसरा बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। ये तीनों जोन्स हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और इसे हम समझेंगे भी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो, जो हमारे पास 3 जोन्स होते हैं, ठीक है ना, जो सबसे अंदर होता है उसे बोलते हैं कोर जोन, नेचुरल जोन। ये होता है हमारे पास कोर जोन, नेचुरल जोन, सबसे अंदर वाला, ये वाला जोन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आपको अलाउ नहीं होगी, यानी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे अंदर वाले जोन को कोर या नेचुरल जोन बोलते हैं। प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम होता है, जैसे आपके पास कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ मत होती है। वहाँ पे आप घास ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है। आपकी इनर मोस्ट जोन माना जाता है। कभी आपको पूछेगा कि बायोस्फीयर के इनर मोस्ट जोन का नाम क्या होता है, उसे कोर जोन और नेचुरल जोन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बफर जोन, उसके बाद आता है बफर जोन।
ये हो गया ना, ये हो गया अंदर का जोन। उसके बाद बाहर वाला सेकंड वाला जो होता है वो नहीं, सेकंड वाला ट्रांजिशन होता है, थर्ड वाला बफर होता है, ठीक है। देखो बफर जोन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, बफर जोन जो होता है हमारे पास, यहाँ पे आप कुछ इकोनॉमिक कुछ एक्टिविटीज़ जो होंगी वो कर सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड द इको टूरिज्म इज परमिटेड एंड रिसर्च मॉनिटरिंग कैन बी डन। कोई रिसर्च करेगा वहाँ पे या फिर मॉनिटरिंग करेगा, इको टूरिज्म है वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आएंगे, ये चीज़ें वहाँ पे कुछ अलाउ की जाती हैं बफर जोन में। यानी रिसर्च एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये आपको बफर जोन में मिलेंगी। उसके बाद आता है ट्रांजिशनल जोन, इसको मैनिपुलेशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है इसका मैनिपुलेशन जोन। यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर, ये ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें आपको अलाउ की जाती हैं इस जोन के अंदर। ये जो तीसरा जोन होता है बायोस्फीयर का, यहाँ पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती। ये जो जोन होता है यहाँ पे आप ग्रेजिंग करवा सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी, इसे तभी हम मैनिपुलेशन जोन कहते हैं। तो देखो डायग्रामेटिकली आपको ये चीज़ें समझ जाएंगी। सबसे अंदर वाला होता है कोर जोन, ये वाला जो होता है, यहाँ पे तो कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है कोर जोन के अंदर, ये चीज़ याद रखना कि कोर जोन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद बफर जोन होता है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़, इको टूरिज्म वगैरह वो चीज़ें यहाँ पे अलाउ होती हैं। और थर्ड वन इज़ ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं। तो ये इस तरह से CBT याद रख लेना, CBT कोर जोन, उसके बाद सेकेंड वन, इसके बाद थर्ड वन ट्रांजिशन जोन। तो ये चीज़ें फिर आपको इस तरह से याद रहेंगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972, उसके अंदर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको नोटिफाई किया जाता है अकॉर्डिंगली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। उसके बाद देखो जो नेशनल पार्क्स होती हैं वहाँ पे इवन द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ लाइक आपको जैसे फायरवुड कलेक्शन करनी है, ग्रेजिंग्स ऑफ कैटल्स, ये चीज़ें आपको नेशनल पार्क के अंदर अलाउ नहीं की जाती, क्योंकि ये तो कोर जोन होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ परमिशन देगी तो कुछ एक्टिविटीज़ कुछ हद तक दी जा सकती है वहाँ पे उनकी परमिशन, अदरवाइज़ वहाँ कोर जोन होता है, वहाँ पर वो चीज़ें अलाउ नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो लगभग 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स है, इतना है। उसमें से 5% ऑनली जो है वो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री वो है प्रोटेक्टेड एरिया। कितना, उसका 5% ऑनली प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टोटल नेशनल पार्क्स इंडिया में प्रेजेंटली 2024 में कितनी है, तो वो 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है इस वक्त इंडिया के अंदर। और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछेगा एग्जामिनर तो वो है 573। ये दोनों टर्म्स याद रखना, दोनों जो फिगर्स हैं ये आपको याद रहनी चाहिए, 573 एंड 106। उसके बाद यहाँ पे बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं, टोटल बायोस्फीयर जो हैं इंडिया के अंदर वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, जिनमें से 12 जो हैं आपके पास उसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, यूनेस्को ने उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। वो कितने हैं, 12 हैं, और 6 जो इसमें से 6 उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। अब जो 12 हैं इनके नाम भी याद रखने हैं आपको, और ये किस स्टेट में फॉल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन। और जो 6 हैं वो भी आपको याद रखने हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहले है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार डालता है, यहाँ से फ्रेम करता है वो। पहला है आपके पास पंचमारी, पी से याद रखना, PN। पंचमारी जो आपके पास वो कहाँ पे मिलेगा, वो मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। पंच थोड़ा बहुत एक ट्रिक है, पंच मारा मैंने आपको मारा ना पंच, तो पंच मारा मैम से याद रह जाएगा, मारा मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रिलेट करके याद रह जाएंगी चीज़ें। पनामा टाइगर रिजर्व जो है ये भी आपका रिकॉग्नाइज, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। रिसेंटली ऐड किया गया है 2020 में इसको, ये सबसे लास्ट पे यही ऐड हुआ है उन 12 में से, ठीक है ना। और उसके बाद अगस्ता मलाई जो कहाँ पे है, जो बिटवीन द केरला एंड तमिलनाडु के बीच में आपको मिलेगा, 2016 में ऐड हुआ अगस्ता मलाई, इसका नाम भी याद रखना। तो आपको इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
अचानक मार अमारकंटक, अमारकंटक पता होगा तो वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के बीच में मिलता है ये भी। इसी तरह से नीलगिरी की बात करें तो वो केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु को तीनों शेयर करती हैं नीलगिरी को। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था वो था नीलगिरी, ये भी याद रखना, फर्स्ट इंक्लूडेड था ये। उसके बाद नुक्रिक, नुक्रिक कहाँ पे है, मेघालय में। ट्रिक थोड़ी बहुत बता दूं, नौकर मैगी बनाता है, यानी नौकर, आपका नौकर जो होगा वो क्या बनाएगा, मैगी बनाता है, कोई आपने रखा है नौकर मैगी बनाता है, तो नौकरिक से आपको मैगी, मैगी से आपको मेघालय याद रहेगा, नौकर मैगी, तो नौकर मैगी, तो मैगी से मेघालय, नौकर कहाँ, नौकरिक कहाँ पे, मेघालय में है। इसी तरह नंदा देवी कहाँ पे है, वो उत्तराखंड स्टेट जो इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट, वहाँ पे मिलेगा आपके वाला बायोस्फीयर। और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, ये सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आउट ऑफ द 12, नॉट आउट ऑफ द 18, ये आउट ऑफ 12, इन 12 जो रिकॉग्नाइज्ड किए गए इनमें सबसे बड़ा जो है गल्फ ऑफ मन्नार है। उसके बाद ग्रेट निकोबार की बात करेंगे, ये हमारे पास निकोबार में मिलेगा, सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट ओडिशा में मिलेगा, सुंदरबन इसी तरह से वेस्ट बंगाल में मिलेगा, कंचनजंगा ये आपको सिक्किम में मिलेगा, ये 2018 में ऐड हुआ। ये टोटल 12 हैं जिन्हें यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का वो है कच्छ, अभी मैंने भी बोला था ऊपर वो वाला, वो आउट ऑफ 12 था, गल्फ ऑफ मन्नार आउट ऑफ 12 था। ये सबसे आउट ऑफ 18 सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है तो वो कच्छ है एरिया के हिसाब से, और सबसे छोटा जो है आउट ऑफ 12 है वो है नुक्रिक, और आउट ऑफ 18 जो है वो दिब्रू आसाम है। कभी एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व आउट ऑफ द 12 रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, वो है नुक्रिक, एंड आउट ऑफ द 18 वो है दिब्रू। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जामिनर ऐसे फेम पड़ता है क्वेश्चन। सो रेस्टिक्स बाकी जो 6 हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले दिहांग, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। दिब्रू ये आसाम में, ये भी नॉर्दर्न स्टेट्स में ही पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न। कच्छ ये सबसे बड़ा आउट ऑफ 12 जो है वो कच्छ कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो इट्स अ कच्छ जो है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हिमिगो बर्ड्स इन द वर्ल्ड। हिमिगो बर्ड्स का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो कच्छ के अंदर है। और शीशाचलम ये कहाँ पे है, शीशाचलम ये आपको आंध्र प्रदेश में, अंधे लोग शीशा पहनते हैं, तो थोड़ा रिलेट करके याद कर लेना, आंध्र प्रदेश में अंधे, आंध्र प्रदेश में शीशाचलम है, तो ये आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास कोल डेजर्ट, ये कहाँ पे है, हिमाचल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और मनस आपको आसाम में। तो टोटल 18 के नाम आपको याद रखने कि स्टेट में फॉल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उसके बाद ज़्यादातर जो नेशनल पार्क है, मैक्सिमम नेशनल पार्क्स आपको कोर जोन में मिलेंगी, क्योंकि नेशनल पार्क में आपको कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है अर्थ समिट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। देखो अर्थ समिट जो थी, ये इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यूनिसिड भी बोलते थे इसे, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसे रियो समिट भी बोलते थे, इसे रियो डी जेनेरो समिट भी कहा जाता था। क्यों? सबसे पहले जो अर्थ समिट हुई ये ब्राज़ील में एक जगह है, कैपिटल है उसका, पहले हुआ करता था रियो डी जेनेरो, वहाँ पर ये सबसे पहले क्या की गई थी, जो हमारे पास अर्थ समिट हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट के रिलेटेड, कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस की गई, यूनाइटेड नेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कन्वेंशन था, जो कि 93 में फोर्स में आया, तो 92 में हुई, ये 2-4 दिन वहाँ पे रही ये कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुई इस कॉन्फ्रेंस में, इसमें यूनिसेफ UNFCCC ये चीज़ बनाएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये जो बनाएगी इसका मकसद ये था कि किस तरह से हम डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस जो हो रही है क्लाइमेट के अंदर, क्लाइमेट सिस्टम को हम इंटरफेयर कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, उसको किस तरह से कम किया जाएगा, उसे कैसे रोकेंगे, या फिर जो ग्रीन हाउसेस जो है उसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में, ये जो थे इसके मेन एम्स थे कि किस तरह से इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाएगा। तो उसका जो सबसे बड़ा था अचीवमेंट थी UNFCCC, और उसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने साइन भी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है, क्या थी, किसके रिलेटेड थी, तो ये चीज़ें याद रखना।
उसके बाद आता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। देखो कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या था, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। ये एक बायोसेफ्टी 2003 में बनाया गया। इसका मकसद था जब हम कोई भी जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है तो उनकी सेफ हैंडलिंग, कि किस तरह से वो सेफ्टी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अगर हम जैसे इंडिया से अमेरिका कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को भेज रहे हैं तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, सब कुछ वो अंडर कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर आता था, यानी बायोसेफ्टी उसमें थी। और उसके बाद था नगोया प्रोटोकॉल। ये था कि किस तरह से हम एसेस कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको किस तरह से उनको एसेस करेंगे, उनके जेनेटिक रिसोर्स को कैसे उसको बेनिफिट्स लेंगे, वो था नगोया प्रोटोकॉल, जो आगे भी डिस्कस करेंगे। देखो फिर क्या हुआ, फिर ये था कि इंडिया ने रेक्टिफाई कर दिया कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, कब? 1993 में। अब एम क्या थे कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, कि हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो फॉरेस्ट होंगे, जो बाकी चीज़ें होंगी, उनको कैसे कंजर्व किया जाएगा, या सस्टेनेबल यूज़ उनका कैसे होगा। ये नहीं कि एक ही बार यूज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएँ, इस तरह से यूज़ करेंगे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बाकी प्रोटेक्टेड रहें। फिर इन इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट, ताकि इक्विटेबली वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ये चीज़ें थी एम्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी जो बोला था मैंने कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये कोलंबिया में बनाया गया। इसका मेन एग्रीमेंट था, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। It seeks to govern the movement of the living modified organisms arising through the modern biotechnology from one country to another। जब नई टेक्नोलॉजी से, मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, जब उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनकी देखभाल करना, उनकी सेफ्टी, वो जो होता है वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर आता है। और नगोया प्रोटोकॉल जो है ना, नगोया प्रोटोकॉल, इसमें था कि किस तरह से हम जेनेटिक रिसोर्सेज को एसेस कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ये भी जो नगोया प्रोटोकॉल था, ये भी एक सप्लीमेंट्री थी किसकी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। और ये प्रोवाइड करती थी लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड गोल जो था ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का तीसरा गोल यही था कि किस तरह से जेनेटिक रिसोर्सेज को हम एसेस कर सकते हैं, वो उसके रिलेटेड था। अब LMO क्या होता है, फुल फॉर्म भी याद रखना, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, GMO, इसी तरह लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कन्वेंशन और ट्रीटी में क्या फ़र्क होता है? कन्वेंशन किसे बोलते हैं, ट्रीटी क्या बोलते हैं? देखो, एक फॉर्मल मीटिंग होती है कंट्रीज़ की, वो फॉर्मली मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस चीज़ों को, तो वो कन्वेंशन होता है। अब जो कन्वेंशन का आउटकम आता है ना, वो ट्रीटी होती है। फाइनल आउटकम क्या आया कन्वेंशन का, वो हमारे पास ट्रीटी होती है। अब लेकिन UN के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन सेम चीज़ें हैं, वो इस चीज़ को सेम मानती है। ये चीज़ याद रखना। 2010 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इंटरनेशनल ईयर कौन सा था? 2010। और 2011 से लेकर 2020 तक इंटरनेशनल डेकेड होता है 10 साल। इंटरनेशनल डेकेड जो था बायोडाइवर्सिटी का 2011 से 2020 तक था। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कब ये सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये भी बहुत बार पूछा है, 4 अक्टूबर को ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो चीज़ें हमारे पास, देखो IUCN, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बनाई गई, ये इसका फुल फॉर्म था। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे। स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पे हैं? वो है गैलेन के अंदर। और इसका जो फाउंडर था उसका नाम भी आपको याद रखना है, जूलियन हक्सले इसका फाउंडर था। और इसके जो CEO थे वो ब्रूनो ओबरलिक थे, याद रखना इनका नाम भी। और ये IUCN कब बनाई गई थी? 5 अक्टूबर 1948 को कब बनाई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये बनाई कब गई थी, इसका फाउंडर कौन था, ये चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। इसका मिशन क्या था कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा। फिर इसने काम किया, इसने रेड डेटा बुक पब्लिश की। उस रेड डेटा को, उसके अंदर डेटा को डिवाइड किया जाता है
कैसे? एक्सटिंक्ट, कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है जो दुनिया में है ही नहीं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो वाइल्ड फॉर्म में एक्सटिंक्ट है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो नियर टू एक्सटिंक्ट है। इंडेंजर्ड, जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, ये भी थ्रेटनेड स्पीशी है। वुल्नरेबल, नियर थ्रेटनेड एंड लीस्ट कंसर्न, इन 7 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशी की। जैसे आपके पास टाइगर है, ये याद रखना, इंडेंजर्ड स्पीशी में टाइगर, वन हॉर्न राइनासोर जो है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो आपकी एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है वो, इसी तरह टर्टल, ये सारी इंडेंजर में। इनके नाम भी याद रखना, कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। रिसेंटली अपग्रेडेड किया गया है कि जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड पहले था इंडेंजर में, अब उसे निकाल के वुल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ये चीज़ भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नो लेपर्ड जो है अब वो वुल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह से क्रिटिकली इंडेंजर में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं उनके नाम भी याद रखना। जैसे घड़ियाल, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है। ओलेट है, ये चंबल रीजन में पाई जाती है। वुल्चर जो है, स्कैवेंजर हमारे पास, ये भी इस वक्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी में रखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कवर करना। सो यहाँ तक हमारा जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो आज का पार्ट 4 था वो चीज़ें इसमें कवर की। अभी इसके और वीडियोस आएंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो आगे हमें डिस्कस करनी है क्या क्या है, तो इसलिए ये चीज़ रहेगी जिसमें हमें आगे बायोडाइवर्सिटी पे और भी 1-2 लेक्चर्स तो आएंगे आप इस पे, तो फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम चीज़ें सारी कवर करेंगे ताकि कोई चीज़ आपको छूटे ना। एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर इस पे MCQ सेशंस आएंगे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।